गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपको जो है आरआरबी एलपी के जो कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं वो मैं इस सीरीज में पूरा करवाने वाला हूँ। जितने 2024 में क्वेश्चन आए हुए थे वो सब के सब हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किसी चालक से प्रवाहित धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा होता है, किसके द्वारा निर्धारित होता है? चालक के पदार्थ पर क्या वो निर्भर करता है, या फिर धारा की दिशा से, या फिर चालक की आकृति से, या चालक के रंग से? तो इसका हमारा जो आंसर जाने वाला है इसमें वो जाएगा चालक की आकृति से निर्भर करता है, ठीक है। वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखिए, जब हमारी जो करंट कैरिंग वायर थी अगर वो सीधी है तो उसके चारों तरफ आपको ग्रीन ग्रीन कलर का मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा होगा कि किस प्रकार से वो गोल गोल बन रही है। लेकिन जब हम इसी सीधी वायर को मोड़ करके एक सर्कल बना देते हैं तब देखिए इससे निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जा रहे हैं, वो पूरे गोल नहीं हो रहे। और इसमें क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो सेंटर है वो एक सेंटर है। इस ये वाला सर्कल देखिए, ये वाला सर्कल देखिए, सबका तीनों का सेंटर ये है। लेकिन इसमें ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। बीच वाला तो ऐसी रेखा है कि जो एकदम सीधी जाती हुई आपको दिख रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसा हमारा चालक का आकार होगा, आकृति होगी, उस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, ठीक है। और इसमें हम इस डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करते हैं। अगर आप करंट की दिशा में अपने अंगूठे को रखते हैं, करंट की दिशा में अंगूठे को रखते हैं, तो आपकी जो बाकी की 4 उंगलियां हैं वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखाएगी। जैसे इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो ऊपर अंगूठा रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हमको गोल गोल घूमती हुई दिखाई देगी इस डायरेक्शन में। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाए तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा था ऐसे ना घूम करके तब वो ऐसे घूमने लगेगा, क्योंकि आपका अंगूठा किधर चले आएगा? नीचे चले आएगा, और ये उंगली की दिशा भी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। वही काम यहाँ पर भी हुआ है। हर डायरेक्शन में इधर उंगली कर दिया तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाता हुआ दिख रहा है, इधर उंगली कर दिया तो हर बार ऊपर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हमको ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि जो ये हमारा 2024 का यहाँ शिफ्ट भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? विद्युत चुम्बकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत चुंबक को विद्युत ऊर्जा में बदलने में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। तो देखिए पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? तो सबसे पहले एक आप लोहा कील लेंगे, कोई भी मेटल लेंगे, उसके चारों तरफ वायर लपेट देंगे, जिस तरीके से आपको यहाँ पर वायर दिख रहा होगा। और जब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो ये जो लोहा पहले नॉर्मल था ये नॉर्मल नहीं रहेगा, ये मैग्नेट के भांति व्यवहार करने लगा। आपको यहाँ पिन दिख रही है, ये जब इससे करंट प्रवाहित किया गया तब ये जो पिन है ये आकर्षित हो गई है इसके पीछे। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगा। इसका रीजन है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो इसका यूज कहाँ होता है? यहाँ देखिए, यहाँ पर जितने भी मेटल है, जैसे ही इस यहाँ पर लगा करंट फ्लो हुआ और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो गया, और ये चुंबक के भांति व्यवहार करने लगा। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा चुंबक के भांति व्यवहार करता है? बिल्कुल नहीं करता है। रीजन है कि जब तक इसमें आप करंट देते रहेंगे तब तक ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा? तो देखिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया, वो मैग्नेटिक ऊर्जा में बदल गया, यानी कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा को मैग्नेट ऊर्जा में बदलता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो ये यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है, ऐसा नहीं है। ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। और दूसरा, विद्युत चुंबकीय एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा बदलने में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा में थोड़ी ना बदलते हैं, उल्टा है, ये उल्टा लिख दिया। इसको ऐसे लिखना चाहिए कि विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। हमारा आंसर जो है इसका ये जाने वाला है कि जो कौन सा जाने वाला है इसमें, इसमें हमारा आंसर हाँ, इसमें हमारा आंसर जाएगा, ये दोनों में से कोई भी सही नहीं है। हमारा इसका आंसर जाने वाला है बी, ठीक है। हमारा आंसर जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट हमारा हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है कि हमारा एक ऐसे मीडियम है,
इधर मान लेते हैं वाटर है, ठीक है, पानी, ठीक है, यहाँ हवा है, क्या है, एयर है, हवा है, एक अभिलंब डाल देते हैं, ठीक, यहाँ से एक लाइट आएगी, लाइट आएगी और वो अपवर्तित हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, एक ही लाइन होगी, दूसरी लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो इस आने वाली रे को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, और इस रिफ्लेक्टेड रे को क्या कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं, यहाँ वाले एंगल को आर और यहाँ वाले एंगल को यहाँ वाले एंगल को नहीं, यहाँ वाले एंगल को आई कहते हैं, क्योंकि अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को अभिलंब कोण कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लगेगा स्नेल्स लॉ लगेगा। स्नेल्स लॉ क्या कहती है कि जिस माध्यम से आ रही है हमारा ये लाइट, उसका कोण और उसका अपवर्तनांक के गुणांक के बराबर होता है। जैसे अगर इसका हम अपवर्तनांक मान ले μ1 और इसका मान ले μ2, तो हमारा आएगा क्या होगा, μ1 और इसका कोण क्या है, साइन आई, और ये देखिए इसका है μ2, तो μ2 होगा, यहाँ का कोण क्या है, साइन आर। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ उसके बाद क्या कहता है, निकालना क्या है, n1/n2, यानी कि μ1/μ2। यहाँ पर हम म्यू लिखे हैं, ये n लिखा है अपवर्तनांक को, तो हमारा जो μ1/μ2 आएगा वो आएगा साइन साइन आर, ये म्यू2 इधर चला गया, ये साइन ए इधर आएगा तो साइन आई हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा मैच हो रहा है, सी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, हाँ, चलिए इसको देखते हैं। ये देखो वही क्वेश्चन आ गया कि किसी धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का प्रतिरूप कैसा होगा। किसी धारावाही चालक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट कैरिंग कंडक्टर, किस पर निर्भर करेगा, चालक की आकृति पर निर्भर करता है। अभी हम देखें, चालक की लंबाई पर बिल्कुल भी नहीं करता उसका पैटर्न। चालक रिलेटेड कंडक्टर, हाँ बिल्कुल, चालक से संबंधित किसी भी चीज से स्वतंत्र होता है। ये सिर्फ इस पर, चालक की आकृति पर, जैसी आकृति होगी वैसा उसका पैटर्न बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओहो, मान लीजिए यहाँ कोई लड़का खड़ा, ठीक, इधर से इसके ऊपर लाइट डाला गया, क्या डाला गया, लाइट, ये आएगी, लड़का रोक लिया, लाइट, ये आएगी, लड़का रोक लिया, ये लड़का रोक लेगा, ये भी इसको भी रोक लेगा, इसके, अगर इसके नीचे वाला को रोक पाएगा क्या, नहीं रोक पाएगा, इसके ऊपर वाले को रोक पाएगा क्या, नहीं रोक पाएगा। तो इस दीवार पर अगर ये पर्दा है, ये अगर हमारा पर्दा है, तो इस पर्दे पर इस लड़के की छाया बन जाएगी। तो इस बात से ही मतलब निकलता है, अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो वो ऐसे आती और इधर चली जाती, ऐसे भी चली जाती, इससे होता क्या, यहाँ पर छाया नहीं बनता, लेकिन छाया बन रहा है, इसका मतलब है कि प्रकाश सीधी रेखा में आ रही है। प्रकाश सीधी रेखा में ही केवल गमन कर पाती है, इसीलिए इसका छाया बन पाया, नहीं तो यहाँ से लाइट आता उधर मुड़ जाता, क्या दिक्कत था इसको, नहीं मुड़ा ऐसे, इसीलिए इसकी छाया बन गई। तो कह रहे हैं कि वी ऑब्जर्व ज्योमेट्रिकल शेडो ऑन ए ओपिक्यू, ओपिक्यू मतलब अपारदर्शी ऑब्जेक्ट, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द इट, दिस इज ड्यू टू, यानी कि किसी अपारदर्शी पदार्थ के ऊपर लाइट जब आते हैं तो उसका हमको छाया बनता हुआ पीछे दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं, वर्ण विक्षेपण आप जानते होंगे, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना, हाँ ये हमारा सही है कि हमारा लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, इसीलिए जो है इसकी छाया पीछे बन गई, ठीक, प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा, नहीं लगा हुआ है क्या, सी ही जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ यहाँ पर तो लगा हुआ है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसी वजह से ऐसा होता है, सी, सी है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओफो, ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, और इन्होंने हमें से क्या मांगा है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दिया हुआ है, यानी आर दिया हुआ है कितना, हमारा आर कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं ये इतना दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है, पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करने कह रहा है। अगर ये हमारा मून है और ये हमारा अर्थ है, तो इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा वो ज्ञात करना है। तो हमको पता है ग्रेविटेशन फोर्स कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशन जी m1 m2 अपॉन r1 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 मतलब r का स्क्वायर, r क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है।
तो हमारा जी का वैल्यू कितना है, ये आपको याद रखना है। जी का वैल्यू 6 × 10⁻⁻11 M1। M1 किसी को मान लेते हैं, मून को मान लेते हैं, तो हमारा M1 और M2 अर्थ को मान लेते हैं, तो हमारा M1 क्या होगा, 6 × 10⁻24 और गुना 8 × 10⁻22 R² क्या होगी, 4 चौका ये हमारा R कितना है, ये तो 4 R है कि R² है, R² है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 16 × 10⁻8 है ना, 8 है तो ये हमारा हो जाएगा 16। अब यहाँ पर हम काट कूट कर लेते हैं, 8 × 2 = 16, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, तो अब गुना करते हैं, 18 आ रहा है, अच्छा 18 सब में है ना। चलिए अब 10 की पावर से करते हैं, ये 16 ने इस 22 को 10 की पावर 22 को मारेगा तो कितना बचेगा बताओ, 6 बचेगा। चलो ठीक है, 24 × 6 कितना हो गया, 30, 24 × 6 = 30, अब में से 11 कर दो, 10 की पावर 19 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 18 नहीं है, 1.8 है, यानी कि इसमें 10 से अगर भागा करेंगे तो 10 से इधर गुना भी करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻20 है, कोई ऑप्शन में बी है। चलिए आंसर देख लेते हैं ज़रा, हाँ बी सही है। हमने यहाँ क्या किया है, देखिए हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि मून का द्रव्यमान दे दिया, ठीक है, अर्थ का द्रव्यमान दे दिया, ठीक है, इनके बीच की दूरी दे दिया, ठीक है, लेकिन इसके बीच फोर्स कितना लग रहा होगा, इन दोनों के में आकर्षण बल कितना लग रहा हो वो निकालने कह रहा है। उसका फॉर्मूला हमको ग्रेविटेशन से ये पता है, Gm1 × M2 × R² होता है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हमारा सारा ऑप्शन 1.8 में था, लेकिन ये हमको 18 आ रहा था, तो हमको इसको 1.8 बनाने के लिए 10 से भगा दिए, 10 से डिवाइड किए तो 10 से गुना भी तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, ठीक, वही काम किए। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेविटेशन भी, हाँ ये देखो, कह रहा है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण का वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ओहो, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। चलिए हम थोड़ा बदलते हैं, हम आपको बता दें कि जो एक होता है, इसमें होता है, एक होता है फोकस होता है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या होता है, और यहाँ पर होता है पोल, ठीक, इसके पीछे कले की हुई रहती है ताकि लाइट आर पार ना हो जाए। आपको याद होगा कि ये जो हमारा सी है, सी पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, इस पर सी पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब सी पर ही बन जाता है, यानी वक्रता त्रिज्या पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर ही बनती है। लेकिन शर्त यह है कि अगर यहाँ पर अगर कोई सीधा है तो उसको उल्टा कर दो वक्रता त्रिज्या पर, यानी कि अगर हमारे अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जाता है और तो दर्पण की वक्रता केंद्र पर ही उसकी वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। तो ये वाला की पॉइंट है, दर्पण की वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, रियल इमेज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वास्तविक, यानी कि अगर यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका वस्तु कहाँ रखा होगा, यहीं पे रखा होगा, ऊपर की डायरेक्शन में करके, सीधा करके, तो तो इसकी इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसने पूछा है क्या, तो दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता क्या होगी। ओहो, तो इसकी आवर्तन क्षमता क्या होगी, मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की लंबाई अपॉन ऑब्जेक्ट की लंबाई। हमारा जो ये इमेज बना है इसकी लंबाई उतनी ही है जितनी इसकी है। और ये बात हमको कैसे पता चली, हमने 10वीं कक्षा में पढ़ रखा है कि वक्रता त्रिज्या पर रखने पर वस्तु की प्रतिबिंब जो बनती है उसी के आकार की बनती है। तो अगर इसकी अगर इसकी हाइट x मान ले, इमेज की हाइट, तो ऑब्जेक्ट की भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और ये कट करके क्या हो जाएगा, 1। खास बात ये है कि ये देखिए, अगर इमेज की डायरेक्शन को आप ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो इमेज की डायरेक्शन को आप निगेटिव लेंगे, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बना है। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लस मानते हो तो आपको इमेज को माइनस मानना होगा, यानी माइनस। माइनस चिन्ह ये दर्शाता है
कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है, और एक ये बता रहा है कि वस्तु के बराबर बना है। ठीक है, तो हमारा मैग्नीफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस का मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा उसमें माइनस चिन्ह लगा होगा। अगर आवर्धन में प्लस चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा बना। ये आंसर इसका जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक धारावाही वृत्ताकार लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है कहाँ पर, केंद्र पर। इसका रीजन है, आप देखिए ये देखिए गोल गोल आपको लूप दिखाई दे रही होगी रेड कलर से, ये जो हमारी लूप दिख रही होगी आपकी इस तरीके से। अगर इस लूप में देखिए कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, सघन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आप देखेंगे कि इससे जो बीच वाला पार्ट है, इसका सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूरा पास पास है, जिस कारण से सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होती है। सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होती है। चलिए थोड़ा इसको हम ठीक कर लेते हैं, और हम उसके बाद हम बात करेंगे इससे कुछ दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे इसको आगे बढ़ेंगे, आप इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम से कम है, कम से कम उतना नहीं है जितना यहाँ है। तो जितना अगर इस सेंटर से आप जितना दूरी बनाते जाएंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कमजोर दिखाई देगी। ठीक है, तो हमारी जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी यहाँ सेंटर पर बीच में, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम होती जाएगी, और आपका मैग्नेटिक पावर घटता जाएगा। तो मैक्सिमम केंद्र पर होगा। ठीक, ये हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कहता है। इन्होंने कहा है कि जो एक कोई बॉल है आधा केजी का, 1.5 का मतलब आधा केजी है, उसको हम फेंके ऊपर और वो जो है 20 मीटर की ऊंचाई तक गया। कितना, 20 मीटर की ऊंचाई तक गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की हमकी दूरी कितना दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। जब ये यहाँ पर गया होगा तो यहाँ पर आके रुक गया होगा, v = 0। अब ये वापस से नीचे आएगा, तो जब ये यहाँ पहुँचा होगा तो रुक गया 20 मीटर की हाइट। हमको पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि जो हम कितना से फेंकेंगे कि वो 20 मीटर ऊंचाई पर जा करके रुक जाए, मैक्सिमम हाइट यानी 20 मीटर पे जाए, उसके बाद वो वापस आएगा, धीरे धीरे उसकी वेग बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर जो है अपना फॉर्मूला लगाएंगे, v² = u² + 2as। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो देखिए हमारा जो v है वो कितना है, 0 है, 0 का स्क्वायर, u हमको निकालना है 2 है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू जो है नीचे की तरफ है, कितनी नीचे की तरफ है। अब ग्रेविटेशन का जी हमको नीचे की तरफ लगता है ना, तो 10 नहीं लेकर के -10 लेंगे। और s कितनी है इसकी, इसकी जो हमारी s है यानी कि 20 मीटर की हाइट, s क्या है हमारे दूरी है, कितना दूरी गया तो 20। तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा, इस पूरे टर्म को हम दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, 400, इसना 400 और इसको u², तो हमारा यहाँ से u का वैल्यू आ जाएगा कितना, 20। अब कुछ लोग सोचेंगे क्या यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते क्या, v = u + at, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम दिया हुआ इस सवाल में कहीं भी नहीं। ठीक है, इसलिए हम नहीं लगा सकते। ut + ½ at² का भी प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यहाँ पर टाइम दिया ही नहीं है कहीं पर। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो हम ये वाला तीसरा वाला इक्वेशन लगा करके इस सवाल को सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऐसा है जिसमें हम विद्युत धारा का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि विद्युत धारा का प्रयोग हम नहीं करते, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करते हैं। तो आप देखे होंगे कि प्राचीन काल में जो नाविक हुआ करते थे वो इस चुंबकीय कंपास का प्रयोग करते थे, इस चुंबकीय कंपास का प्रयोग करते थे। इससे होता क्या था, वो जब समुद्र में वो दिशाओं को देखने के लिए इस चुंबकीय कंपास का प्रयोग करते थे, तो उसके उस समय ना उसके पास बैटरी हुआ करती थी, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का तरीका हुआ करता था। तो हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको विद्युत जनरेटर में बिल्कुल करते हैं, विद्युत मोटर में बिल्कुल करते हैं। माइक्रोफोन, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो माइक्रोफोन काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर जाएगा चुंबकीय कंपास जाएगा। नेक्स्ट आइए। ओहो,
कह रहा है एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.75 है। 0.75 है। अभी देखिए, अभी हम बताए थे कि अगर आपको आवर्धन यानी एम, आवर्धन को हम एम से दिखाते हैं, अगर ये साइन पॉजिटिव है यानी कि इमेज जो बनेगी वो सीधा बनेगी। कैसा? सीधा। तो हम सीधा सीधा ठीक है, उल्टा काट दीजिए, उल्टा काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये 0.75 का क्या मतलब है। ये एक से छोटा है। अगर एक से छोटा आपका आवर्धन दिया हुआ है तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से छोटा होता है। अगर अगर आपको जो है आवर्धन क्षमता में आपको आवर्धन क्षमता में एम का वैल्यू जो है छोटा दिया हुआ है एक से, इसका मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। आइए तो अब देखते हैं। छोटा छोटा आभासी, यहाँ बड़ा दे दिया तो ये तो गलत हो गया ना, बड़ा नहीं बना सकते, छोटा एक ही ऑप्शन जाता है, ये आभासी। आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर भी ये प्लस जाता है उसका मतलब आभासी ही होता है। लगभग जितने भी हमारे सीधे प्रतिबिंब होते हैं वो लगभग आभासी ही होते हैं। सिर्फ एक अवतल दर्पण का केस ऐसा आता है जिसमें कि वो सीधा होता है लेकिन वास्तविक बनता है उसमें। एक, चलिए अब देखते हैं। ओ ये नॉमरिकल देखिए, ये भी कब आया हुआ है, 24 का एक क्वेश्चन आया था एलपी में कि एक ऐसा, इसके ऊपर एक क्या किए हैं, घनाकार लकड़ी रखे हुए हैं घन के आकार का। इसकी जो भुजा की लंबाई है वो 2 मीटर है, ठीक है। गुटके पे रखा हुआ है और इसका द्रव्यमान कितना है, 10 kg। 10 kg। तो मेज पर लगाया गया दाब कितना होगा, प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर। तो हमारे को पता है कि प्रेशर यानी दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो पहले हम पता करते हैं कि 10 kg का जो ये वस्तु है ये नीचे बल कितना लगा रही होगी, 10 G। जी का वैल्यू 10 यानी कि टोटल कितना बल लगा रहा होगा, ये 100 लगा रहा होगा। फिर से देखिए 100 कैसे आया, 10 kg का वस्तु नीचे जो बल लगाता है वो 10 G लगाता है। तो यहाँ पर आ गया कितना, 100 न्यूटन। और क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल इस यहाँ पर हमको एक भुजा की लंबाई दी हुई है 2 मीटर, तो इसका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि अगर ये वर्ग है, घनाकार है, तो इसका एक वर्ग का ही क्षेत्रफल के बराबर होगा। और यहाँ पर हमारा कट के क्या आ जाएगा, 100 को आप 4 से करेंगे 25 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या जाने वाला है, यहाँ हमारा यहाँ आंसर जाएगा ए। इस सवाल में हम देखते हैं क्या भांज है। अरे यार क्योंकि एक सेकेंड मेरा काम नहीं कर रहा है पेन। हाँ आया, आ गया। चलिए, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, बना लिया भाई तेरा उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, फोकस होगा, और यहाँ पर इसका क्या होगा, सी होगा, ठीक। अब हम थोड़ा सी को दिखाना है तो दूसरा कलर ले लेते हैं। पर पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में प्रकाश किरण जब समांतर किरण, प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है, परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा परावर्तक सतह क्या है यहाँ पर। अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा। हाँ, ये हमारा परावर्तक सतह है। ये परावर्तक सतह पर जब ऐसे ये आपतित होती है, ये आपतित होने के बाद ये इसकी तरफ मुड़ जाएगी, और जब इसको हम पीछे मिलाते हैं तो ये आपको जो है फोकस से जाती, फोकस से आगे की तरफ जाती हुई आपको प्रतीत होगी, जाती नहीं जाती हुई प्रतीत होगी। तो हमारा जो इसका आंसर जाएगा कि मुख्य फोकस से डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होता है, ये जाएगा। कन्वर्ज मतलब होता है आना, डाइवर्ज मतलब होता है जाना, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऐसे आई और ऊपर की तरफ चली गई, तो कि यहाँ से आपको जाती हुई दिखेगी। इसका आंसर ये जाएगा कि ये फोकस से जाती हुई दिखाई देती है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा है, यहाँ से बिल्कुल नहीं जाती हुई दिखाई देगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अपसरित आती हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो ही नहीं सकता है, हमारा आंसर जाएगा फोकस से। जब भी कोई समांतर किरण आती है वो फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये देखिए, जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो इसका विक्षेपण हो जाता है। यह घटना किसके कारण होती है? ये घटना होती है, ये जो हमारा अलग अलग रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। हमारे इस पर जो आपतित होती है श्वेत प्रकाश, जब किसी प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश आपतित होती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और इसका रीजन है कि जो हमारा अलग अलग रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसीलिए वो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज होती है। ठीक है, हमारा जो ये सवाल है इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर हमारा दी जाने वाला है। हम्म एक से क्या हो जाता है यार बार। अच्छा हाँ, हमारा जो इसका आंसर जाने वाला है वो जाएगा विज्ञान रत्न। विज्ञान रत्न क्या होती है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो वो है विज्ञान रत्न। नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है कि विभवांतर के, देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं कि हमारा कौन सा है, बी है। दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं बी है। इस बीच का जो विभवांतर है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल विभव और यहाँ के विभव के जो अंतर होंगे उसको डेल्टा वी कहेंगे, यानी कि विभव का जो अंतर है वो डेल्टा वी है। और ये हमको डेल्टा वी नहीं दे करके क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। कह रहा है एक चार्ज प्लस क्यू को इस स्थान से उठा करके हम इस स्थान तक लाएंगे तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा? तो हमारा जो कार्य होता है वो होता है क्यू डेल्टा वी। यानी क्यू हमारा कितना दिया हुआ है, प्लस क्यू। तो क्यू दिया हुआ है प्लस क्यू, और कितना काम करना पड़े, इसका बीच का विभवांतर कितना दिया हुआ है, के बराबर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभवांतर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, के बराबर। हमारा जो कार्य करना पड़ेगा वो प्लस के क्यू वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी भौतिक राशि उस दर को दर्शाती है जिससे किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा का व्यय यानी डिस्पार्ज या उपभोग की जाती है? तो हमारा उसका आंसर हमारा जाने वाला है ये विद्युत, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? किसी भी सर्किट में हमारा जो ऊर्जा की खर्च की दर को होती है उसी को हम कहते हैं विद्युतीय पावर। यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं कि किसी भी परिपथ में जिस दर से बिजली खर्च होती है या नष्ट होती है उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। इसका जो मात्रक होता है वॉट होता है। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है WIT। ये क्या है? ये हमारा वर्क है। या फिर आप लगा सकते हैं P बराबर VI। VI क्या है? वोट आइडिया नहीं है। V फॉर पोटेंशियल विभव और I फॉर करंट। जब I और विभव को गुना करेंगे तब भी आपको पावर मिल जाएगी। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल के लिए किसी पिंड का औसत वेग और औसत वेग उसके आरंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के बराबर होता है। ये कह रहा है, मान के चलिए यहाँ से हम कोई वस्तु चलना शुरू किया और ये बी पर पहुंच गया। अगर इसका यहाँ पर वेग जो है UA था और यहाँ जब यहाँ पहुंच गया तो ये UB है, तो इसका जो हम औसत वेग निकालेंगे V एवरेज यानी औसत वेग, वो UA प्लस UB के बाय 2 करके निकालेंगे। और ये फार्मूला तभी लागू होता है जब हमारा ए यानी कि त्वरण, त्वरण कैसा हो, एक समान हो। एक समान हो, त्वरण कैसा हो, एक समान हो। एक समान त्वरण से गति कर रहा हो, ये हमारा आंसर जाएगा। नेक्स्ट, और देखिए, एक लंबी धारावाही पारिनलिका पर विचार करिए। पारिनलिका क्या होता है भाई? तो देखो, किसी भी मेटल के ऊपर जब हम एक वायर को लपेट देते हैं तो इसको कहते हैं पारिनलिका। ठीक है, विचार कीजिए, यदि राहुल उस लंबी धारावाही पारगम्यता के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित करता है तो वो कैसे प्रतीत होगी? कि इसके भीतर की बात कर रही है, तो भीतर हमको देखते हैं एक समान दिख रही है, एक समान लाइन। और एक समान दिखने के कारण सभी बिंदुओं पर हमारा जो एक समान विद्युतीय क्षेत्र होगा, सभी बिंदुओं पर एक समान विद्युतीय क्षेत्र होगा। लेकिन जैसे इससे बाहर निकलेगी
विद्युतीय क्षेत्र अलग अलग होने लगेगी। लेकिन जब तक ये अंदर में है तब तक हर जगह विद्युत लाइन रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर है, इसीलिए यूनिफॉर्म होगी सभी बिंदुओं पर। कहाँ पर? अंदर में, यहाँ पर अंदर में। ठीक, बाहर नहीं, सिर्फ हम अंदर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है कि एक लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, वो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती हैं और सीधी रेखाएं इस तरह होती है कि समांतर रेखाएं यह दर्शाती है कि परिनलिका के अंदर हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ठीक। ओ ये देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर सवाल आ गया कि जो, पहले हम देखते हैं ये होता क्या है वर्ण विक्षेपण। देखिए, जैसे ही यहाँ पर लाइट आई, क्या आई? लाइट आई, तो ये 7 भागों में विभाजित हो जाएगी। कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित हो जाएगी इस तरीके से, जैसे यहाँ पर हुई है। तो ये विचलन कोण क्या होता है? अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी जाती। कैसे जाती? सीधी जाती। लेकिन ये प्रिज्म होने के कारण ये देखिए डाइवर्ज, ये बीच में ये क्या हो गया, इधर की तरफ जाने लगा। तो इसके बीच में जो ये जितना एंगल बनता है, जितना ये रास्ता भटका है, जो जितना रास्ता भटकेगा वही उसका क्या होगा? विचलन होगा, वही उसका क्या होगा? डाइवर्ट होगा। आइए हम एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर डालते हैं, तो सबसे कम रास्ता कौन? ये सीधा जाना चाहिए था, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सबसे कम रास्ता कौन भटका है? रेड भटका। और सबसे ज़्यादा रास्ता कौन भटका है? वायलेट भटका है। तो वही पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा विचलित, सबसे कम विचलित कौन होगा? रेड ऑप्शन में नहीं है, रेड के बाद ऑप्शन में ये नहीं तो ऑरेंज होगा, ऑरेंज भी नहीं है तो येलो होगा, हमारा येलो जाएगा। जो सबसे कम रास्ता भटकेगा वो हमारा सबसे कम विचलित होगा। ठीक। आइए नेक्स्ट, चलिए। तो हमारा ये सीरीज में यहाँ कंप्लीट हो रहा है। मैं आपको सारा ALP 2024 का आए हुए फिजिक्स के क्वेश्चन करवाऊँगा, तो आप हमारे इस सीरीज से जुड़े। ये हमारा पहला वीडियो था, आज का हमारा पहला एक्सपीरियंस था। आप अपना कुछ सुधार चाहते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर तो आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक, थैंक यू।